नाज़रीन, मैं कमर नवाज़ हूँ और आप देख रहे हैं कमर टीवी। नेशनल आर्काइव से एक डॉक्यूमेंट निकाला गया है, एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेट करता है और ये साबित करता है कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान में क्या निज़ाम चाहते थे। क्या वो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम चाहते थे? क्या वो पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम चाहते थे? क्या वो पाकिस्तान में कोई और सिस्टम चाहते थे? उनके हाथ के लिखे हुए नोट्स और उनका एक लेटर वो नेशनल आर्काइव से निकाल के मीडिया को दिया गया है और मीडिया के दोस्त इस चीज़ पे बात भी कर रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। हम भी इस चीज़ पे आज बात करेंगे और ये लेटर की कॉपी भी आपको दिखाई जाएगी। इस लेटर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते क्या हैं। देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पहली दफ़ा पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान की पहली हुकूमत बनाई गई थी, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की निगरानी में बनाई गई थी, उनकी सरबराही में बनाई गई थी, तो तब भी लियाकत अली ख़ान को वज़ीर आज़म बनाया गया था और कायद-ए-आज़म ख़ुद क्या बने थे? गवर्नर जनरल बने थे। यानी जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, जो फ़ाइनल अथॉरिटी मुल्क चलाने के लिए, वो कौन था? वो मोहम्मद अली जिन्ना ख़ुद थे और वो गवर्नर जनरल बने थे, ना कि वज़ीर आज़म बने थे। यानी उनकी जो पहली हुकूमत थी, उसी से ये तासुर मिलता है कि वो पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में नहीं थे। इस लेटर में जो 10 जुलाई 1945 को लिखा गया ये लेटर है, इसमें ये चीज़ मेंशन की हुई है और कुछ नोट्स जो मोहम्मद अली जिन्ना के बाबाए कौम के सामने आए हैं, उनमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हमारे मुल्क के लिए सूटेबल नहीं है। यानी जो सदारती निज़ाम है वो इस्लाम के ज़्यादा करीबी है और हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे लोगों के लिए, हम जिस मज़हब पे यकीन रखते हैं, हम जिस मज़हब के हामी हैं, जिस मज़हब के बिलीव करते हैं, उस मज़हब में जो सबसे करीब तरीन जो निज़ाम है वो सदारती निज़ाम है, यानी इस्लामी सदारती निज़ाम है। बात करेंगे कि अब इसकी अपोजिशन क्यों की जा रही है। पहला आइन पाकिस्तान में जब बना था 1956 में, फिर 1973 में पार्लिमानी आइन बना जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बना। 1973 से लेके अब तक वही आइन चल रहा है। 1962 का आइन भी बना था। 1973 से लेके अब तक का जो आइन सबसे ज़्यादा देर सर्वाइव करने वाला आइन है पाकिस्तान में, वो पार्लिमानी निज़ाम है। और पाकिस्तान की अगर बर्बादी का, पाकिस्तान के तबाही का अगर ज़िक्र किया जाए, अगर एनालाइज़ किया जाए कि पाकिस्तान बैकवर्ड्स कहाँ से चलना शुरू हुआ। देखें, अयूब ख़ान के दौर के बाद जब गवर्नमेंट बनी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में आए, तब पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगाया गया। तब से पाकिस्तान रिवर्स गियर में ग़ालिबन 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान में अब तक कोई ऐसी ख़बर हमने नहीं सुनी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के साथ उस वक्त बांग्लादेश था, बांग्लादेश अलग हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे चलता गया और अब बांग्लादेश की इकॉनमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो क्यों है? क्योंकि उनका जो सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर उनका कंट्रोल है और वो तरक्की कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ मुख्तलिफ होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? बिकाऊ निज़ाम है, पूरे का पूरा बिकाऊ निज़ाम है। हमारे जो सिस्टम पार्लिमानी निज़ाम है, उसमें जो पार्लियामेंट में लोग जाते हैं वो सब के सब कुछ सियासी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। आप ये देख लें कि पार्लियामेंट में आपकी कितने प्रोफेसर हैं, कितने पीएचडी लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। क्या आप अगर पीएचडी कर लेते हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, आप किसी फील्ड में माहिर हैं, आप किसी चीज़ को जानते हैं, तो क्या आप असम्बली में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जब तक आपके पास एक बहुत बड़ी रकम नहीं होगी इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, तब तक आप असम्बली में नहीं जा सकते। तो यही वो सिस्टम है जो जड़ें खोखली कर रहा है। जो थिंक टैंक्स होते हैं किसी भी नेशन के, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं या सेनेट में बैठे हुए लोग होते हैं, जो अपर हाउस में बैठे हुए लोग होते हैं, वो लोग तो आ ही नहीं रहे। जो करीम है वो बाहर निकल जाती है और जो नालायक लोग हैं वो हुक्मरान बन जाते हैं। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों के नीचे काम कर रहे होते हैं। पढ़ी लिखी ब्यूरोक्रेसी वो किसके अंडर काम कर रही होती है? एक FA पास, BA पास, सिंपल BA, वो भी रिश्वत दे के पढ़ा हुआ पास, किसी सियासतदान के अंडर काम कर रही होती है। तो यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की
नहीं कर पाया है। एक दलील दी जाती है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि हमने कुछ जो वीडियोस पे और कुछ कैंपेन जो लॉन्च की है सदारती निज़ाम के हक़ में, उसमें लोगों ने दलील ये दी कि देखें जी 3 दफ़ा तो सदारती निज़ाम आ चुका है। अयूब ख़ान लेके आए, ज़ियाउल हक़ लेके आए, जनरल मुशर्रफ लेके आए, तो उसमें कौन सा तीर मार लिए, कौन सा दूध की नहरें बहना शुरू हो गई थी। हकीकत क्या, हकीकत ये है कि वो तीनों मार्शल लॉ थे। उन तीनों में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो पब्लिक की राय से आया हो, यानी जो पब्लिक ने इलेक्ट करके सदर भेजा हो और वो पब्लिक को जवाब दे। तीनों के तीनों जो सदूर थे वो तीनों के तीनों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी वो वर्दी में आए थे, अपनी पावर की बेस पे, अपनी वर्दी फ़ौज की ताकत के बल पे आके इक़्तिदार में बैठे थे, ना कि पब्लिक ने उनको भेजा था। ना वो पब्लिक को जवाबदेह थे, ना उन्होंने जवाबदेह होना समझा। हमेशा क्या होता रहा, डिक्टेटर अपने फ़ैसले ख़ुद मनवाता रहा, ना कि पब्लिक की राय को अहमियत दी जाती है। वहाँ ऐसा नहीं है जैसे किसी मुंतखब सदर जैसे को डिलीवर कर सकता है, ऐसे जो जनरल होता है, जो फ़ौजी जनरल होता है, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो वैसे डिलीवर नहीं कर सकता। फिर भी अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की। आखिरी जो दौर पाकिस्तान की तरक्की का दौर था वो सदर अयूब का दौर था। जब अयूब ख़ान चले गए उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई और उसके बाद एक ख़ानदान के बाद दूसरा ख़ानदान आ गया। ज़ियाउल हक़ को चूँकि सपोर्ट चाहिए थी तो उन्होंने नवाज़ शरीफ की सपोर्ट ली और उसके बाद से लेके अब तक 50 साल पाकिस्तान को रिवर्स गियर में इन दोनों ख़ानदानों की वजह से आना पड़ा और अब तक चल रहा है। 2 नस्लें गुजर चुकी हैं, अब तीसरी नस्ल पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने के लिए तैयार बैठी हुई है कि हमने भी पाकिस्तान पे हुक्मरानी करनी है। तो ये निज़ाम इन लोगों के बेनिफिशरी होने की वजह से चलता है। अगर ये लोग इस सिस्टम से फ़ायदा ना उठाते हों, ये ख़ानदानी सिस्टम ना चलता हो, विरासती सिस्टम ना चलता हो, तो ये लोग इसकी मुखालफत जो सदारती निज़ाम है उसकी कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई सदारती निज़ाम आ जाता है, कोई ताकतवर सदर आ जाता है, तो अदालती निज़ाम भी चेंज होगा। जिन अदालतों से इनको रिलीफ मिल जाता है और हर दफ़ा डील के ज़रिए छोड़ दिया जाता है, उन अदालतों से इनको सज़ाएँ होंगी। फिर जो चोरी चकारी का माल होता है वो फिर बरामद हो जाता है। एक बात तो हकीकत है कि अगर पार्लिमानी निज़ाम ने डिलीवर करना होता तो पीपल्स पार्टी को 14 साल हो गए, लगातार 14 साल सिंध में लगातार गवर्नमेंट है बिला शिरकत गैरी। तो पीपल्स पार्टी सिंध को क्यों नहीं डिलीवर कर सके? क्या सिंध के हस्पताल पब्लिक के जाने के काबिल हैं? क्या सिंध में एजुकेशन सिस्टम बना? क्या कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना? कोई भी एक ऐसा मंसूबा नहीं है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो या जिसमें पब्लिक ने फ़ायदा उठाया हो, जिसमें कहा जा सकता हो कि कराची तरक्की कर रहा है, कहीं सूबा को कोई और हिस्सा तरक्की कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो भी देखा जाता है वो तबाही की तरफ ही जा रहा होता है। पंजाब में अगर देखा जाए तो राजा रणजीत सिंह के बाद PMLN ने सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की है, सबसे ज़्यादा लंबा इक़्तिदार मुस्लिम लीग नवाज़ को मिला है। अगर इसी निज़ाम ने डिलीवर करना होता तो मुस्लिम लीग नवाज़ डिलीवर कर चुकी होती। नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? निज़ाम में खामियाँ हैं, अदालती निज़ाम में खामियाँ हैं और इनकी लोगों की नीयत भी ख़ुद भी ख़राब होती है, ख़ुद भी लूट खसोट में लगे रहते हैं और MPs MAs भी इसी काम में लगे रहते हैं जो डिलीवर नहीं कर सका पब्लिक को। एक बात तो इस निज़ाम में और भी है कि अगर आपका 1000 अरब का बजट है तो 25% यानी 2500 अरब समझ लें, 25% अगर 100 अरब का बजट है और उसमें से आपका 25% जो बजट है वो 25 अरब वो वापस किकबैक की सूरत में आ जाता है। यानी क्या होता है, वो किकबैक्स खाए जाते हैं, हर प्रोजेक्ट्स पे किकबैक्स लिए जाते हैं, पॉलिटिशियंस अलग लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी अलग लेती है और इसी तरह से इनकी दिहाड़ियाँ भी लगी रहती हैं और जो निज़ाम बनाने वाले या निज़ाम चलाने वाले जो इनके पीछे इदारे होते हैं उनको भी ये खिलाते रहते हैं। तो यही निज़ाम चलता रहता है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया जाता।